इसको रिवर्स हीट इंजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा है। हीट इधर से निकलने की बजाय इसको मिल रही है, हाई टेम्परेचर को हीट मिल रही है, लो टेम्परेचर से हीट निकल रही है। कि जब आप इधर से इधर जा रहे थे तो जो कंटेनर का टेम्परेचर था, इधर से इधर जाते वक्त भी कंटेनर का टेम्परेचर वही था। हाँ, असल में बिल्कुल ट्रूली अगर बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का फ्लो हो रहा है और दोनों में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फाइनाइट है, या फिर फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस, या फिर कन्वर्जन ऑफ वर्क। जितना आप हीट सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा एंट्रोपी में चेंज आएगा। तो हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस रफ्तार सीरीज में। और आज हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर। और ये बड़ा ही छोटा सा लेक्चर रहेगा क्योंकि इसमें हम दो छोटे से टॉपिक्स रेफ्रिजरेटर और एंट्रोपी की बात करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को हीट पंप भी कहते हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो पिछले सेशन में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करी थी और फिर वहां से उसको समझा था किसके रेस्पेक्ट में, कार्नोट इंजन के थ्रू। वो चीज हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी। थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में मोशन किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर है अपने पास मान लो 100 डिग्री, वही एग्जांपल ये इधर ऊपर दिया गया है, और एक का टेम्परेचर है 0 डिग्री। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि दोनों के दोनों का टेम्परेचर, अगर ये दोनों बॉडीज एकदम आइडेंटिकल है शेप, साइज और मटेरियल में, तो आपको दिख जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर 50-50 डिग्री आ जाएगा और ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। लेकिन क्या इसका रिवर्स प्रोसेस अपने आप हो जाएगा? देखो, यहां इन दोनों चीजों को कांटेक्ट में रखते ही अपने आप ये 50-50 डिग्री पे चली जाएंगी, लेकिन क्या इसका रिवर्स प्रोसेस अपने आप हो जाएगा? जी नहीं। तो फर्स्ट लॉ इसके बारे में कोई कमेंटबाजी नहीं करता कि भाई ये रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उसको रिवर्स प्रोसेस से भी कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड लॉ हमको यह समझाता है कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, किसके थ्रू? एंट्रोपी के थ्रू। तो ये चीजें आज हम समझेंगे। ठीक, तो ये सारी कहानी वही दी गई है कि भाई जैसे कि ये वाला एग्जांपल इस पॉइंट में दिया गया है, दूसरे में अपने को कहा गया है कि एक ब्लॉक है जो कि रफ टेबल पे मूव कर रहा है। ये सब मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है, ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो एक ब्लॉक है जो रफ टेबल पे मूव कर रहा है और रफ टेबल पे मूव करते करते वो रुक जाता है, तो उसकी सारी मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, जिससे बॉडी और उस सरफेस दोनों में थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी, है ना। लेकिन क्या उल्टा चीज पॉसिबल है क्या कि उसी गर्मी को यूज करके क्या वो ब्लॉक वापस से चलने लग सकता है क्या अपने आप? नहीं। तो फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन सेकंड लॉ बोलता है कि नहीं, उल्टा प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर कहानी है अपनी क्या कि अगर एक गैस को वैक्यूम, ये चैम्बर है और ये गैस इस जगह पे भरी हुई है, यहां हमने एक वॉल्व लगाया हुआ है, इस वॉल्व को जैसे ही हटाऊंगा तो गैस थोड़ी सी इधर से उधर भी फ्लो होगी और फाइनली आप देखोगे कि गैस आपको यहां भी भरी हुई मिलेगी और यहां भी भरी हुई मिलेगी। तो क्या रिवर्स प्रोसेस अपने आप हो जाएगा क्या? जिस तरीके से जस्ट ये ढक्कन हटा देने से यहां पर गैस अपने आप उस जगह पर भी चले गई, तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों कंटेनर्स में गैस भरी हुई है और इसको मैं हटाऊंगा तो सारी गैस निकल के यहां भर जाएगी और यहां वैक्यूम क्रिएट होगा? नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है? ये सारी चीजें हमको सेकंड लॉ बता रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने ये देखा कि मैकेनिकल एनर्जी हीट में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जा रही है। तो क्या हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है क्या पूरी तरीके से? तो वो नहीं है। उसका कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा कि हम हीट इंजन में करते हैं। और उसी डेफिनेशन को हमने पिछले वाले सेशन में समझा था कि सेकंड लॉ हमें यह बताता है कि हीट को पूरी तरीके से आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो सिस्टम को, तो आपको वर्क Q1 के इक्वल नहीं मिलेगा, Q1 से कम मिलेगा। और वही हमने पढ़ा था हीट इंजन में। और फिर उसके बाद हमने कार्नोट इंजन की बात करी थी, उसके एफिशिएंसी को भी देखा था। तो अभी हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं ये वही चीज है कि वन कैन नॉट कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क कंप्लीटली इनटू हीट। सॉरी, उल्टा, वन कैन कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क कंप्लीटली इनटू हीट बट कैन नॉट कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, कंप्लीट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क।
उल्टा पॉसिबल नहीं है। ये हमने बात करी थी कार्नोट इंजन की या हीट पंप की। तो अब हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर जो है वो कार्नोट इंजन तो नहीं, हीट इंजन का जस्ट उल्टा है, या फिर आप कह सकते हो हीट पंप है। हीट इंजन क्या करता था? हीट इंजन हाई टेम्परेचर से हीट लेता था, मतलब गैस लेती थी, कुछ हीट वो रिलीज करती थी और हमें मैकेनिकल वर्क मिल जाता था जो कि Q1 माइनस Q2 के इक्वल आता था। और सेकेंड लॉ के हिसाब से ये वर्क Q1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर होगा। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? रेफ्रिजरेटर जस्ट उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडी जगह से हीट लेता है और गर्म वाली जगह को हाई टेम्परेचर पे हीट को भेजता है। मतलब लो टेम्परेचर से हीट निकालता है और हाई टेम्परेचर को हीट देता है। अब तुम बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर से हीट निकाले और हाई टेम्परेचर पे भेज दी जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? कि यदि आप गैस के टेम्परेचर को, जब ये गैस इससे इंटरेक्ट कर रही है तो इस टेम्परेचर को आप T2 से कम रखो, और गैस जब हाई टेम्परेचर से इंटरेक्ट कर रही है जो कि अपना सराउंडिंग होगा, उसको आप T1 से ज्यादा रखो। जैसे फ्रिज वाले केस में अगर आप बात करोगे तो फ्रिज के अंदर का जो मामला है वो है लो टेम्परेचर पे। तो आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर गैसेस निकलती रहती हैं, तो गैस अंदर वाले मामले से इंटरेक्ट करती है तो वो हीट एक्सट्रैक्ट करती है वहां से। क्यों? क्योंकि उस गैस का टेम्परेचर अभी ठंडा हो रखा है। और जब वही गैस बाहर की सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती है तो फ्रिज के पीछे से पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू वो गैस लिक्विड फॉर्म में बहती है। तो उस वक्त उन पाइप्स के थ्रू हीट एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त उस गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है, इसलिए वो उसको हीट बाहर दे देती है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो गैस है उसका टेम्परेचर लो भी जाएगा और हाई भी जाएगा। तो मतलब गैस को आपको कंप्रेस और एक्सपैंड करना पड़ेगा, और वही काम कौन करता है? कंप्रेसर। और उस काम को करने में उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो आता है वो आता है Q1 माइनस Q2 के इक्वल। तो इसको रिवर्स हीट इंजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा है। हीट इधर से निकलने की बजाय इसको मिल रही है, हाई टेम्परेचर को हीट मिल रही है, लो टेम्परेचर से हीट निकल रही है, और जहां हीट इंजन में वर्क गैस करती थी इस बार गैस पे वर्क हो रहा है। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका वर्क डन बाय दैट कंप्रेसर, जिसका आप पैसा भरते हो। फ्रिज बिजली खाता है ना भाई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंप्रेसर जो है वर्क करता है। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी रेफ्रिजरेटर का या एसी का काम क्या है? ठंडा करना, और दूसरा काम क्या है? बिजली की खपत करना। तो वो एसी या रेफ्रिजरेटर अच्छा होगा जो जल्दी से जल्दी कूलिंग कर दे, कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करके, है ना भाई। बिजली का बिल भी उसका कम आए, तभी तो एसी हम कहेंगे कि एकदम बढ़िया वाला है। कब? जब उसके बिजली का बिल भी क्या हो? कम आए। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो उसका बिजली का बिल भी कम आए और ठंड भी बहुत अच्छे से कर दे वो। तो Q2 ज्यादा से ज्यादा हो और ये जो वर्क हो रहा है ये कम से कम हो। कम से कम वर्क में ज्यादा से ज्यादा ठंडक वो प्रोवाइड करे। ठंडक कब प्रोवाइड करेगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसे कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज Q2 बाय वर्क डन। Q2 अपॉन वर्क डन, तो यहां पे वर्क डन आ जाएगा अपना Q1 माइनस Q2। कम से कम वर्क, ज्यादा से ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट, तो ये बीटा हो गया। अब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हम जानते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती थी। तो बीटा को इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी अगर आपको लिखना है तो आप Q1 से डिवाइड करें ऊपर नीचे, तो आपको ये कहानी मिलेगी। तो बीटा है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। क्लियर? तो अगर आपको एफिशिएंसी पता है किसी हीट इंजन की, और उसी हीट इंजन को आप रेफ्रिजरेटर की जगह, रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहे हो या हीट पंप की तरह यूज कर रहे हो, तो आप बीटा इस तरीके से निकाल सकते हो। अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ वी आर यूजिंग कार्नोट इंजन एज रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन को अगर आप यूज कर रहे हो तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है। देखो, ये फॉर्मूला तो हर हीट इंजन की एफिशिएंसी का है, लेकिन कार्नोट में इसके इक्वल भी होता है। बीटा हर हीट इंजन के लिए या हीट पंप के लिए बीटा ऐसा होगा
ऐसा होगा। बट फॉर कार्नोट इंजन या वो रेफ्रिजरेटर जो कार्नोट इंजन को यूज करके बनाया गया है, उसके लिए बीटा की वैल्यू ये भी हो जाएगी। तो बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ये है, इन टर्म्स ऑफ हीट ये है, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये। कुछ नहीं करना इसमें। जैसे अब ये सवाल है, बोल रहा है कार्नोट इंजन वर्क्स एज रेफ्रिजरेटर बिटवीन 250 एंड 300। 300 मतलब हाई टेम्परेचर, तो T1, T2 मतलब लो टेम्परेचर 250। कह रहा है यहां से ये रेफ्रिजरेटर 750 कैलोरीज हीट निकालता है। तो कितनी हीट वो हाईयर टेम्परेचर को देगा? तो हम जानते हैं बीटा होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2 या इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो या तो यहां से आप T1, T2 और Q2 की वैल्यू डाल के Q1 निकाल लो, नहीं आप ये जानते हो कि फॉर कार्नोट इंजन T1, T2 और Q1, Q2 में ये रिलेशन आता है। कार्नोट इंजन में T1, T2 और Q1, Q2 में ये रिलेशन आता है कि नहीं? तुम बोलो कैसे आता है? भाई देखो, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1, तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो आप सीधे सीधे ये रिलेशन लिखो, T2 T1 की वैल्यू डालो केल्विन में, Q2 की वैल्यू डालो, Q1 निकाल दो, खत्म। इधर से ये जो है सवाल हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन रखा जाएगा तो क्या होगा? क्या रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, या वो गर्म होगा, या वो ठंडा और गर्म दोनों हो सकता है, या ना ही ठंडा होगा ना ही गर्म होगा? तो आप इस बात को समझें कि अगर रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दिया तो रेफ्रिजरेटर का डोर जब बंद रहता है तब लोअर टेम्परेचर वाली चीज अंदर हो गई और हाईयर टेम्परेचर वाली चीज जो है वो हो गई सराउंडिंग, हमारा रूम। दोनों के बीच में कोई मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, दोनों के बीच में बाउंड्री है, सेपरेट बाउंड्री है उनकी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो अब फ्रिज के अंदर वाली चीज और बाहर वाली चीज में मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब ये दोनों अब एक ही चीज हो गए। अंदर वाली चीज भी रूम का ही पार्ट हो चुकी है अब, क्योंकि दरवाजा खुल चुका है। अब यदि दरवाजा खुला ही रहता है तो आपको यह समझना होगा कि रूम से ही फ्रिज जो है हीट निकालेगा और रूम को ही फ्रिज जो है वो हीट देगा, और फ्रिज कुछ वर्क भी कर रहा होगा। कितनी हीट दे रहा है रूम को? Q1, जो कि ऑब्वियसली Q2 से तो ज्यादा है। तो Q2 हीट वो निकालता है और Q1 वापस दे देता है। तो रूम से, वैसे अंदर से निकाला लेकिन अंदर वाला पार्ट भी अब रूम का ही हिस्सा है। तो मान लो 20 कैलोरी हीट निकाली और 80 दे दी, तो नेट तो रूम को हीट मिली, कितनी मिली? 60 कैलोरीज। तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा, तो रूम गर्म होगा फ्रिज का दरवाजा खोलने से, ठीक है। हालांकि अगर फ्रिज का दरवाजा बंद रहता है तो और ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त अभी तो क्या हो रहा है, रूम से वो Q1 निकाल रहा है और Q2 सप्लाई कर रहा है, सॉरी Q2 निकाल रहा है और Q1 सप्लाई कर रहा है। जब दरवाजा बंद कर दोगे तो वो Q1 सप्लाई करेगा। जैसे अभी 20 निकाल रहा है और 80 दे रहा है, तो नेट रूम को मिली 60, लेकिन फिर वो फ्रिज के अंदर से 20 निकालेगा और रूम को 80 देगा, तो रूम को तब 80 मिलेगी, तब और टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा, ये आपको बात समझ के चलनी। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये जो कहानी थी हमने देखी किसकी? कार्नोट इंजन के बाद जो रेफ्रिजरेटर था, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं क्या? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू सेकेंड लॉ को समझने जा रहे हैं। तो कह रहा है मैनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस प्रोसीड नेचुरली इन वन डायरेक्शन बट नॉट द अपोजिट। भाई एक डायरेक्शन में तो जाएंगे लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो नहीं जाएंगे। जैसे कि हीट बाय इटसेल्फ ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कूलर बॉडी, लेकिन कूलर से हॉटर बॉडी में वो नहीं फ्लो होती है अपने आप। तुम बोलोगे रेफ्रिजरेटर में तो हो रही है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या तिकड़म हो रही है वो भी मैंने बता दी, ठीक है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम अ कूल बॉडी टू हॉट बॉडी वुड नॉट वायलेट द फर्स्ट लॉ। ठंडी बॉडी में से अगर हीट निकल के गर्म बॉडी में जाती है, मान लो, अगर वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन जाती है, तो वो फर्स्ट लॉ को वायलेट नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तब भी कंजर्व है। बट इट डज नॉट हैपेंस इन नेचर। व्हाई नॉट? भाई क्यों नहीं होता ऐसा? देखेंगे वो क्यों नहीं होता। एज अनदर एग्जाम्पल,
note that it is easy to convert mechanical energy completely into heat. वही ब्लॉक जो घिस रहा था सरफेस पे तो वो रुक जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जा रही है. दिस हैपेंस एवरी टाइम. बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क या मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज नॉट पॉसिबल. कंप्लीट हीट इनटू वर्क, जो कि हमने कार्नोट इंजन में देखा, पॉसिबल नहीं है वो. क्यों? ठीक है, तो आपको यही समझाना चाह रहे हैं सेकंड लॉ में कि इन द रिवर्स डायरेक्शन देयर आर प्लेंटी ऑफ डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स हीट पार्शियली इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि हमारा हीट इंजन है. बट नो वन हैज एवर मैनेज्ड टू बिल्ड अ मशीन दैट कन्वर्ट्स हीट कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अगेन भाई क्यों नहीं? क्योंकि सेकंड लॉ की बात हमको यहां पर करनी पड़ेगी. तो यहीं से बात करते हैं हम कि कौन से प्रोसेस रिवर्सिबल है और कौन से प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा रिवर्सिबल और कौन सा इरिवर्सिबल है. ठीक है, तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो आपके पास मैं एक केस बताता हूं जिसमें हमने आइस ली जो 0 डिग्री पर है. ठीक है, ये हमने आइस ली जो किस पे है? 0 डिग्री पर. और ये जो कंटेनर है ये है 40 डिग्री पर. और यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो आपको पता है यार हीट यहां से यहां निकलेगी और इस आइस को गर्म करने लगेगी. और मान लो ये आइस पिघल के पानी बन जाती है, और पानी बन जाती है और ये सब कुछ मान लो 10 डिग्री पे आ जाता है. तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था. लेकिन क्या थोड़ी देर तक इस चीज को छोड़ा जाए तो क्या वापस इससे इस पोर्शन मतलब इस वाले कंडीशन पे आ सकता है? यहां से इसको यहां लाना इट इज इम्पॉसिबल कि ये भी 10 पे ये भी 10 पे और फिर ये अपने आप इधर आ जाए. नहीं, तो ये वाला प्रोसेस आपका है इरिवर्सिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस. तो यहां से यहां जाना ये पॉसिबल है, लेकिन यहां से यहां आना इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है. कोई बोले सर कहां दिक्कत है? सर आप ऐसा करो, इसके टेम्परेचर को है ना कुछ ऐसा कर दो माइनस कुछ मान लो 30, तो क्या होगा कि अभी पानी से हीट निकलेगी और पानी जम जाएगा और मान लो फाइनली जो है दोनों जो है 0 डिग्री पे आ जाएंगे. तो मेरे भाई जब आइस पिघली उस वक्त इस कंटेनर का टेम्परेचर 20 से लेकर 10 के बीच में वेरी कर रहा था, और जब तुमने पानी को वापस बर्फ बनाया उस वक्त इस कंटेनर का टेम्परेचर -30 से 0 में वेरी कर रहा है. तो ये तो कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है. कहां रिवर्सिबल हुआ? तुम पूरा प्रोसेस थोड़ी ना रिवर्सिबल हुआ. तुम बोलोगे सर देखो ना यार आइस तो पहले पिघल गई थी तो आइस तो जम गई ना, तो रिवर्स हो तो गया प्रोसेस. रिवर्स होना मतलब सिर्फ आइस नहीं, इस कंटेनर के भी टेम्परेचर में वैसा ही वेरिएशन होना चाहिए. मतलब कंटेनर अगर 10 डिग्री पे आ गया था, पानी भी 10 डिग्री पे आ गया था, तो कंटेनर 10 से 40 जाना चाहिए, ना कि 0 -30 से 0. रिवर्स सिर्फ आइस को नहीं करवाना है, पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं रिवर्सिबल. तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब ये चीज करवाना. तो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये प्रोसेस आपका कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा. ने बोला ठीक है सर, क्या ये चीज कभी भी रिवर्स नहीं करवाई जा सकती? क्यों नहीं करवाई जा सकती? थोड़ा सा अगर तिगड़म लगाई जाए तो रिवर्सिबल इसको करवाया जा सकता है. कैसे? अगर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करें आइस और इस कंटेनर के बीच में. सर मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो अभी फाइनाइट था, 0 और 40. अच्छा खासा डिफरेंस था, मेजरेबल डिफरेंस था. अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस को बहुत कम कर दे, सर कितना कम कर दे? यार जितना कम कर सकते हो उतना कम. मतलब dt की वैल्यू बहुत थोड़ी सी ज्यादा हो, बस थोड़ी सी ज्यादा. सर कितनी ज्यादा? 1 डिग्री ज्यादा, 0.1 डिग्री ज्यादा, 0.01 डिग्री ज्यादा, 0.001. जितना छोटा रखोगे उतना ही अच्छा. तो अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा रखते हो तो क्या होगा? सर आप थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली ये हीट इधर भेजेगा ना, पिघलने लगेगा.
सर लेकिन इसका पिघलना बहुत बहुत धीरे धीरे पिघलेगा सर, ये क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो हीट बहुत ही स्लोली स्लोली इसके अंदर आ रही होगी। आने दो। तो अगर तुम थर्मल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से मेंटेन रखते हो कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो हीट कंटिन्यूअसली इधर आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी और ये पिघल जाएगा, और इस टेम्परेचर को तुमने एसी पे मेंटेन रखा। अब मुझे बताओ क्या क्या इधर इससे इसमें जब ये गया तो उस दौरान टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस था क्या इन दोनों के बीच में? नहीं था। अच्छा सर तो फिर उल्टा कैसे लाएंगे? तो कौन सी बड़ी बात है, इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दो। इसके टेम्परेचर को अगर थोड़ा सा कम कर दूंगा तो आइस इसको हीट देने लग जाएगी। सर लेकिन अभी भी वो बहुत टाइम लगा देगा ना जमने में। अरे कोई बात नहीं यार, आइस इसको हीट देने लग जाएगी, देते 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 फाइनली वो जम जाएगी। अब देखो जब तुम इधर से इधर गए तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था, और जब तुम इधर से इधर गए तो इसका टेम्परेचर 0 से थोड़ा सा कम था। सर लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम, आप बोलेंगे तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि जब आप इधर से इधर जा रहे थे तो जो कंटेनर का टेम्परेचर था इधर से इधर जाते वक्त भी कंटेनर का टेम्परेचर वही था। हां असल में बिल्कुल ट्रूली अगर बात की जाए तो थोड़ा सा यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन आप भी ये मानते हो 0 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, तो लगभग लगभग हम यही कहेंगे कि कंटेनर अपनी वही पोजीशन मेंटेन करता हुआ चल रहा है। ज्यादा तब्दीली तो नहीं आई ना, थोड़ा सा एरर तो चलेगा ही चलेगा, मतलब थोड़ा सा वैल्यूज में बढ़ोतरी या कहें कमतरी तो चलेगी, इतना ज्यादा तो टेंशन हमको नहीं होगी उसको लेकर के बस। तो ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा रिवर्सिबल। तो यहां से यहां और यहां से यहां हम जा पाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस तभी हो पाएगा, ध्यान से सुनना, ए से निकल के हीट बी में जा रही है तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल ओनली व्हेन देयर इज अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ए से बी में हीट निकल के गई तो आप ये समझ लो ये रिवर्सिबल तभी होगा जब द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी स्मॉल, और जब उल्टा जाना होगा यहां से यहां जा रहा है तो इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और यहां से यहां जाना है तो इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देंगे या उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बस इस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस करवाए जाते हैं। इनको कह देते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस इस वजह से इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस होते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं। अब ये तो बात हुई हीट एक्सचेंज की। अब गैस वाले केस में तो आप जानते हो पिस्टन जो है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, गैस एक्सपैंड होगी कंप्रेस होगी। तो पिस्टन वाले केसेस में अगर आपको गैस को एक्सपैंड करवाना है तो हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई जैसे यहां से प्रेशर लगा रही है गैस की वजह से फोर्स इतना आ रहा है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो अगर ये दोनों का प्रेशर डिफरेंस थोड़ा सा रहे इसमें, मतलब यहां का प्रेशर मान लो थोड़ा सा डीपी कर दूं मैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है, हल्का सा ज्यादा है, तो लगभग लगभग इक्विलिब्रियम मेंटेन है, लेकिन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये हौले 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 आगे बढ़ रहा होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम है भी और नहीं भी, मतलब approximately you can say it is at equilibrium but exactly it is not at equilibrium, है ना। तो यहां क्या होगा कि जब एक्सपैंड कराना होगा तो इस प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, और जब कंप्रेस कराना होगा तो इस प्रेशर को थोड़ा सा कम करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि हमेशा when it is expanding or it is compressing, तो गैस के स्टेट्स में या आउटर जो अपनी सराउंडिंग है उसके स्टेट में कोई बहुत ज्यादा फाइनाइट चेंजेस नहीं आएंगे, हल्के से चेंजेस, मतलब डिफरेंस, सॉरी, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है आप मान लो आइसोथर्मली इसको एक्सपैंड कर रहे हो, आइसोथर्मली अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो गैस का प्रेशर कम होता जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गैस के प्रेशर में ही चेंज नहीं आएगा, हो सकता है एक्सपैंड होते होते गैस का प्रेशर कम हो जाए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर वाले फोर्स को हल्का सा कम करना पड़ेगा। तो गैस का फोर्स कम हो रहा है तो आपको भी अपने फोर्स को कम करना पड़ेगा, धीरे 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 कम करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा यहां से क्या
कि इधर क्या हो रहा है, इधर यहां पे कुल मिला के थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, एक तरफ थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रोसेस इस तरफ चल लेगा, इस तरफ की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो प्रोसेस इस तरफ चल लेगा। बस इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और उम्मीद करता हूं इस वाले एग्जांपल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। फिर भी आप ये जाने कि अगर असल में दोनों का टेम्परेचर सेम होता तो हीट एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होता। मान लो ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, तो कहां हीट एक्सचेंज होता, नहीं होता। थोड़ा सा ज्यादा या कम आपको रखना पड़ेगा। तो वही चीजें आपको आगे यहां पर बताई गई है कि a system that undergoes such an idealized reversible process is always very close to thermodynamic equilibrium within itself and with its surrounding. Any change of state takes place that can be reversed by making only a infinitesimal change in conditions of the system. थोड़ा सा चेंज आपको करना होगा किसी एक चीज में, और किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोसेस को आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। For example, we can reverse the heat flow between two bodies whose temperatures differ only infinitesimally. कैसे? By making only a very small change in one temperature or the other. किसी भी एक के टेम्परेचर में हल्का सा चेंज ला करके हीट को रिवर्सिबली फ्लो करवाया जा सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस आर दस इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन होगा with the system always in thermodynamic equilibrium. लेकिन of course if a system were truly in thermodynamic equilibrium, अगर असल में टेम्परेचर एग्जैक्ट हो तो स्टेट में चेंज पॉसिबल ही नहीं है। हीट वुड नॉट फ्लो, हीट फ्लो ही नहीं होगी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम विथ ट्रूली यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट, एंड अ सिस्टम दैट इज ट्रूली इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वुड नॉट एक्सपैंड एंड डू वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग। भाई गैसेस के केस में अगर प्रेशर इधर का और इधर का एग्जैक्ट सेम रहा या फोर्सेस बैलेंस कर गए तो भी वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा फोर्स का डिफरेंस आपको रखना ही पड़ेगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियलाइजेशन, ये असल में तो आइडियलाइज्ड केस है, पॉसिबल ही नहीं, दैट कैन नेवर बी प्रीसाइजली अटेन्ड इन द रियल वर्ल्ड, बट बाय मेकिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा सा, एंड प्रेशर डिफरेंसेस इन द सब्सटेंसेस, तो इन डिफरेंस को बहुत स्मॉल रखा अगर जाए, वेरी स्मॉल, वी कैन कीप द सिस्टम वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट। दे आर नॉट इन एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट बट दे आर क्लोज टू देयर इक्विलिब्रियम स्टेट एंड मेक द प्रोसेस नियरली रिवर्सिबल। इस तरीके से रियल लाइफ में आप रिवर्सिबल प्रोसेस करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी हुई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेकर के। अब कुछ बातें और, अभी बस हम ये समझ रहे हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या कहानी है। फिर तो हीट फ्लो विथ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, अगर कभी भी दो बॉडीज के बीच में हीट का फ्लो हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का फ्लो हो रहा है और दोनों में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फाइनाइट है, या फिर फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस, या फिर कन्वर्जन ऑफ वर्क टू हीट बाय फ्रिक्शन, दे ऑल आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे और इनमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। अब हम समझने जा रहे हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी से अब हम और इस बात को क्लियरली थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी आपकी मेजर करती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस कितना है सिस्टम में या सराउंडिंग में। डिसऑर्डरनेस से क्या मतलब है? डिसऑर्डरनेस से मतलब यह है कि जैसे मान लो अभी तुम अपने घर पे हो, मम्मी जो है घर को अच्छे से पूरा संभालती होंगी, हर चीज घर में ढंग से अपनी जगह पर व्यवस्थित होगी, है ना भाई। अलमारी में कपड़े ही मिलेंगे, फ्रिज में खाने का सामान ही मिलेगा, है ना। रसोई में देखोगे तो वहां पर भी बर्तन वर्तन, खाने का सामान और ये सब चीजें मिलेंगी, है ना। चादर जो है बेड पे ही मिलेगी, है ना। लेकिन अब सोचो कि घर वाले एक महीने के लिए चले गए बाहर तुम्हारे भरोसे घर को छोड़कर, क्या होगा? पहले दिन अलमारी से कुछ कपड़े, अलमारी में कपड़े जो बिल्कुल अच्छे से रखे हुए थे वो थोड़े से बिखरे बिखरे दिखने लगेंगे, वो ऑर्डर्ड वे में जो अरेंजमेंट था वो थोड़ा सा बिखरा हो गया। फिर
रसोई में जो बर्तन थे वो जो जहां रहता था वो वहां नहीं मिलेगा, वो इधर उधर दिखने लगेगा, क्योंकि तुम इसी तरीके से यूज कर रहे हो उन चीजों को, है ना। तो डिसऑर्डरनेस वहां पे दिखने लगेगी, है ना। फिर कुछ दिन और गुजरेंगे तो फिर पता लगा कि अलमारी के कपड़े अब अलमारी में नहीं, बाहर भी दिखने लगे। रसोई के बर्तन अब रसोई में नहीं, वो भी कहीं और बाहर दिखने लगे। पता लगे रसोई का बर्तन जो है वो बाथरूम तक में पहुंच गया, है ना। है कि नहीं, होते हैं कई कलाकार। और कुछ दिन और निकले तो पता लगा कपड़े जो है वो फ्रिज में पहुंच गए। इतना ज्यादा रैंडमनेस, इतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस। तो आप समझ गए होंगे कि डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है, कि चीजें अपनी जगह पर ना होना या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में उनका अरेंजमेंट आपको ना मिल पाना। वहां पर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर का अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी चीज कहीं भी हो सकती है। जैसे कि यहां अगर हम गैस के रेस्पेक्ट में बात करें, तो अगर मैं कहता हूं कि इस कंटेनर में इधर वैक्यूम है, इधर गैस है, ये एक वाल्व लगा हुआ है, इसको मैंने हटाया, तो आप कहेंगे सर अभी भी इस चैम्बर में जो गैस भरी है वो तो इधर उधर मूव कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि सर यहां पे अभी ऑर्डर्ड वे में ये अरेंज्ड है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले दिन अलमारी में जो कपड़े थे, जो पहले घर वाले जब थे घर में, तब तक वो जमे हुए दिखते थे अपनी अपनी जगह पर, और पहले दिन क्या हुआ कि वो अलमारी में कपड़े बिखर गए, आपको चीजें ही नहीं मिली, अरे मेरा शर्ट कहां पे, पता लगा पूरे अलमारी में कपड़े ही मिक्स हो गए, है ना। तो बिल्कुल अलमारी में रैंडमनेस बढ़ गई है, लेकिन कपड़े अभी तक भी अलमारी से बाहर तो नहीं आए। रैंडमनेस बढ़ी है लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी है कि अलमारी के बाहर दिखने लग गए। तो यहां पर भी गैस, इसके अंदर रैंडमनेस जरूर है। गैस के मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि अरेंज्ड है इस जगह पर ऐसा बिल्कुल टिमकी टिमकी लगी हुई है, नहीं, ये इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां तो नहीं है ना भाई। लेकिन जैसे ही वॉल्व हटाया, जैसे ही घर वाले गए, तो गैस मॉलिक्यूल इधर भी आ गए, तो रैंडमनेस बढ़ गई। पहले एक ऑर्डर तो था कि यहां नहीं है यहां है, अब यहां भी है और यहां भी, तो डिसऑर्डरनेस यहां पे बढ़ गई। और हम यहां कहेंगे एंट्रोपी का सिंबल रहता है एस, तो एंट्रोपी यहां पे बढ़ गई। एंट्रोपी यहां बढ़ी तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आया अपना, वो आया पॉजिटिव। अब ये है अपना फ्री एक्सपेंशन। मान के चलो ये एग्जांपल हमारा फ्री एक्सपेंशन था, और आपको मैंने समझाया है फ्री एक्सपेंशन में ना ही टेम्परेचर बढ़ता है और ना ही कोई हीट एक्सचेंज होता है। तो क्या यहां पे मैंने कोई हीट एक्सचेंज करी, क्या यहां पे इसका टेम्परेचर बढ़ा, नहीं, फिर भी रैंडमनेस बढ़ गई। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि बिना हीट एक्सचेंज के, बिना टेम्परेचर में चेंज के भी रैंडमनेस बढ़ सकती है, क्योंकि बेसिक जो हम डिफाइन कर रहे हैं, बेसिक ये है कि डिसऑर्डरनेस बढ़नी चाहिए, वो बढ़ी तो रैंडमनेस बढ़ेगी या एंट्रोपी बढ़ेगी। तो चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। इतनी बात आपको यहां पे समझनी है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात अब हम और करते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल, कुछ प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास कैसे, इररिवर्सिबल, ठीक है, मतलब वो वापस नहीं भेजे जा सकते। तो असल में होता क्या है कि अगर आप बात करोगे एंट्रोपी की, अगर आप बात करोगे एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी मैंने क्या बताया हुआ है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, किस पाथ से होके गए उससे इसको कोई लेना देना नहीं, हमेशा ये स्टेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सिस्टम और सराउंडिंग की, सिस्टम सराउंडिंग मतलब जो आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी एंट्रोपी मिला करके कभी भी कम नहीं हो सकती। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब वो अपने आप फैलेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। अपने आप कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं आ सकती, डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ेगी ही अपने आप, ठीक है। तो एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग की मिला करके बढ़ती ही है। आप ये कभी भी नहीं देखोगे कि एंट्रोपी कम हो गई। तो मैंने कहा आपको कि मान लो आपके पास कोई प्रोसेस है जिसमें ए और बी, एक सिस्टम सराउंडिंग या ए और बी आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, और इसकी स्टेट में ये ए की स्टेट में चेंज आया, मतलब ए की एंट्रोपी में चेंज आया, बी की एंट्रोपी में भी चेंज आया। अब यदि
ए की एंट्रोपी में चेंज और बी की एंट्रोपी में चेंज आपका पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का मिलाकर के चेंज इज पॉजिटिव। मतलब यहां से यहां जाने पर एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। तो यहां से यहां अगर आपको जाना है तो एंट्रोपी को कम होना पड़ेगा। भाई इनिशियल से फाइनल, ए से इधर जाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, तो इधर से इधर जाने पर कम होती होगी। तो आपको क्या बताया, एंट्रोपी कभी भी पूरे सिस्टम की कम नहीं हो सकती। तो यहां से यहां जाके अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो ये यहां से यहां जाएगा तो कम होगी, इसका मतलब ये वाला प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे इररिवर्सिबल। ऐसे प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, फाइनल अगर आपको ज्यादा मिले इनिशियल कम मिले तो ये होगा इररिवर्सिबल, क्योंकि वापस आने के लिए इसको अपनी एंट्रोपी को कम करना पड़ेगा, तो अपने आप वो चीज कभी कम होती नहीं। अच्छा, लेकिन क्या कभी हमें ऐसा मिल सकता है कि ए की एंट्रोपी में कुछ चेंज हुआ, बी की भी एंट्रोपी में कुछ चेंज हुआ, लेकिन हुआ क्या यहां पर कि इनिशियल एंट्रोपी जो थी वो फाइनल एंट्रोपी के इक्वल आई। मतलब ए की एंट्रोपी में जो चेंज था और बी की एंट्रोपी में जो चेंज था, उन दोनों का एडिशन 0 आया। यहां से यहां जाने पर नेट एंट्रोपी में चेंज नहीं हुआ, तो यहां से यहां जाने पर भी नेट एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। तो इफ दिस प्रोसेस इज पॉसिबल देन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा कहां पर होगा, ऐसा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। ऐसा कहां होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में। अच्छा, तो सर एक चीज बताओ, अभी फंसाते हैं, अभी आपको मैंने कहा हाँ भाई फंसाओ। सर देखो, अब आपके अकॉर्डिंग ए की एंट्रोपी में चेंज हुआ है, मैंने कहा हाँ। बी की एंट्रोपी में चेंज हुआ है, हाँ। तो सर देखो ऐसा हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मतलब सर इफ डेल्टा एस बी इज पॉजिटिव देन डेल्टा एस ए इज नेगेटिव। मैंने कहा हाँ। बोले सर अभी तो आपने कहा था कि एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। भाई सिस्टम और सराउंडिंग की मिला करके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एंट्रोपी कम हो सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ए बी सी आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है ए और बी की एंट्रोपी कम हो गई हो, सी की बढ़ गई हो, लेकिन इन तीनों की मिलाकर के जो एंट्रोपी में चेंज है या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो 0 अगर आया तो वो रिवर्सिबल और पॉजिटिव आया तो इररिवर्सिबल। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एंट्रोपी में चेंज नेगेटिव हो सकता है। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा होगा, अगर ए और बी आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, जितना आप हीट सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा एंट्रोपी में चेंज आएगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट सप्लाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि गैस की जब आप बात कर रहे हो तो रैंडमनेस का मतलब है मोशन से। जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी ही ज्यादा रैंडमनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे एक क्लास में जब टीचर है तो बच्चे अपनी जगह पर बैठे हुए एकदम शांत अपने अपने बेंचेस पे। टीचर जैसे जैसे दूर होता गया तो बच्चों में और थोड़ी शैतानी आती गई और एनर्जेटिक होते गए और इधर से उधर होने लगे, इधर उधर भागने लगे और भैया धूम मचा दी पूरी क्लास में। मतलब वहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, वहां पे अपने पास आ जाएगा रैंडमनेस बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सोचो कि बच्चे आज पूरे मूड में है। पहले तो क्या हुआ, टीचर गया तो उनको लगा पता नहीं कितनी देर में आएगा, तो जो है पहले शुरुआती 1 मिनट में थोड़ी सी बातें होने लगी, है ना, मतलब मुंह चलने लगा। ठीक है, फिर 2 मिनट निकले, फिर हाथ पांव भी चलने लगे, इधर उधर से बातें होने लगी। ठीक है, फिर भाई साहब 3-4 मिनट निकले, 5-6 मिनट निकले, फिर आपस में माराकुटी हो गई है, हाथ पांव ज्यादा चलने लगे। फिर तो भाई साहब बेंच टेबल उठा उठा के पटकने लग गए, ज्यादा टाइम निकल गया। मतलब रैंडमनेस बढ़ती ही जा रही है, इधर से उधर बच्चे भागे जा रहे हैं कुछ भी ऑर्डर्ड वे में नहीं है। टेबल कहां, चेयर कहां, बच्चे कहां, बैग कहां, किताब कहां, है ना, नोटबुक कहां, कुछ ऐसा मामला चलते जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ जी, तो क्लास में एक्चुअली क्या है, कॉल आ गया था, आज वीडियो का रिकॉर्डिंग तो बहुत लेट हो गया मुझसे। ठीक है, और इसको एडिट भी करना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। चक्कर में कॉल आ रहा था कि भैया लेक्चर प्रोवाइड कर दो, आलसी आदमी। ठीक है,
मैंने कहा हाँ यार लेक्चर प्रोवाइड फटाफट, तो कॉल उठाया मैंने कहा अभी कर रहा हूँ 10-20 मिनट के बस, वही बता रहा था। तो मैं कहाँ पे था, मैं था कि वो अपना जो बच्चे हैं वो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। भाई साहब मैंने वीडियो तो ऑन कर दिया, तो बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, तो हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ गई। लेकिन एक चीज बताओ कि जब मस्त वाली उठापटक चल रही है क्लास में, अब क्या बच्चों से बोला जाए कि यार थोड़ी सी मजा नहीं आ रहा यार, थोड़ी सी और एंट्रोपी बढ़ाओ, क्या करेंगे भाई? वो और इधर उधर भागेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन फिर बोलेंगे अरे नहीं यार अब जो है वो चेंज इतना ज्यादा नहीं लग रहा। मतलब जब सब शांत बैठे थे तो थोड़ी सी हलचल भी काफी ज्यादा चेंज महसूस करवा रही थी, लेकिन अब जब सब इधर उधर भागे जा रहे हैं तो अब थोड़ा सा चेंज भी इतना ज्यादा हलचल अपने को महसूस करवा नहीं पाएगा। जैसे बच्चों को पहले कहा कि यार तुम एकदम शांत बैठे, थोड़ी सी भी एनर्जी उनको मिल रही थी या थोड़ी सी भी एनर्जी उनमें दिख रही थी तो ऐसा लग रहा था एंट्रोपी में चेंज भी अच्छा खासा हो रहा है। फिर थोड़ी सी और एनर्जी उनकी बढ़ती हुई दिखी, एंट्रोपी में हाँ चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि रैंडमनेस में जो चेंज आता जा रहा है वो चेंज में कमी आती जा रही है। फिर एक तरीके से मतलब पहले वो चेंज बहुत अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा था, फिर इतना ज्यादा उस रेट से नहीं बढ़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी अच्छी खासी रैंडमनेस आ चुकी है तो फिर उस रैंडमनेस को और बढ़ा पाना इस थोड़ा सा मुश्किल। वही आपको ये बात समझा रहा है कि एट लोअर टेम्परेचर, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये टेम्परेचर लो है और एक टेम्परेचर हाई है, लो टेम्परेचर पे अगर मैं सेम अमाउंट देता हूं डीक्यू का और हाई टेम्परेचर पे मैं सेम अमाउंट देता हूं हीट का, तो आपको साफ समझ में आता है कि जब टेम्परेचर लो होगा तो एंट्रोपी में चेंज ज्यादा दिखेगा और हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी में चेंज कम दिखेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी काफी रैंडमनेस आ चुकी है। तो अब अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो रैंडमनेस में बहुत अच्छा खासा चेंज आपको दिखता हुआ वहां नहीं मिलेगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्योंकि रैंडमनेस ऑलरेडी कम है तो वही सेम अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा चेंज प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ds इज इक्वल टू dq बाई dt, बट इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ध्यान से सुनना अभी। तो यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप इससे क्या बोल सकते हो, इस चीज को आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ds एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds इज dq बाई t, और 1 by t is constant and integration of dq is what? It is delta q. इंटीग्रेशन ऑफ dq is what? It is delta q. तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे कि कहां गया क्वेश्चन, जैसे कि यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 kg आइस दैट इज मेल्टेड रिवर्सिबली एट 0 डिग्री एंड मेल्टेड टू वाटर एट 0। आइसोथर्मल हो गया, ये टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इतना। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया क्या, अच्छा अब ये हम ऑब्वियसली एक ही ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी में चेंज देख रहे हैं, पूरे सिस्टम का तो हमने देखा नहीं। मतलब आइस ने किससे हीट ली उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, बस आइस की बात कर रहे हैं। आइस की एंट्रोपी में जो चेंज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले से लिख देंगे इसको डेल्टा क्यू बाई टी, जो आ जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाई टी। खत्म। मास है आपका 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको इधर दी गई है वही आप यूज कीजिए, और टेम्परेचर आपका है 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। यह आपका जो है चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा। खत्म। आई बात समझ में? तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा जब टेम्परेचर वेरी करेगा? जनरल फॉर्मूला होगा कुछ इस तरीके से कि आपका जो डेल्टा एस है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds आप लिखेंगे dq बाई टी, और dq फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी कैन राइट du प्लस dw बाई टी और बाई टी। तो इसको du को मैं लिख सकता हूं nf बाई 2r dt अपॉन टी, और ये आ जाएगा अपने पास pdv अपॉन टी। यहां से अगर मैं देखूंगा तो p बाई टी, ये तो आ गया nf बाई 2r, और ये 1 अपॉन टी, और ये dt, और t इनिशियल से लेकर t फाइनल, और साथ ही साथ p अपॉन टी। तो p अपॉन टी क्या बोलोगे, pv इज इक्वल्स टू nrt, तो ये आ जाएगा nr बाई v।
एनआर कांस्टेंट है बाहर और इधर डीवी, तो ये वी इनिशियल से वी फाइनल। यहां से हमने देखा एन एफ बाई टू आर टी आर, और 1/t आ गया अपने पास एल एन टी, तो ये आ जाएगा टी फाइनल बाई टी इनिशियल लिमिट लगाने के बाद। और यहां से ये आ जाएगा एन आर 1/v का इंटीग्रेशन एल एन वी, और इधर ये आ जाएगा वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो ये हमारे को डेल्टा एस मिला। अब बताओ मुझे, क्या ये डेल्टा एस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने तुमको ये बताया क्या कि प्रोसेस कौन सा था? आइसोथर्मल था, आइसोकोरिक था, आइसोबैरिक था, एडियाबैटिक था, पॉलीट्रॉपिक था? ये बताया क्या? नहीं। बिना प्रोसेस के बताए ही जब डेल्टा एस निकल रहा है, तो क्या ये हमारा एक स्टेट फंक्शन नहीं होना चाहिए जो कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला ये रहेगा। अब जैसे कहता है तुम्हें आइसोकोरिक के लिए डेल्टा एस निकालो, तो तुम्हें अब यार ये रटने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो, आइसोकोरिक वाले केस में वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि एल एन वन जीरो हो जाएगा, तो बस ये फॉर्मूला आ जाएगा एन एफ बाई टू आर एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। आइसोबैरिक है तो देख लो क्या टेम्परेचर में चेंज है, क्या वॉल्यूम में चेंज है। आइसोथर्मल है तो ये चीज जीरो हो जाएगी, सिर्फ वो चीज बचेगी, है ना। और एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक है तब तो यही जीरो है, तो एंट्रोपी में चेंज जीरो। इस तरीके से आप हर प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में चेंज लिख सकते हैं, बस वो शर्त ये है रिवर्सिबल होना चाहिए। चलिए ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए। बताएं सर फिर आगे। जैसे यहां पे कहा गया है कि 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री हीटेड टू 100 डिग्री, कंप्यूट इट्स चेंज इन एंट्रोपी। अब सर ये तो गैस तो है नहीं, तो वो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी थोड़ी ना लगाऊंगा। तुम किसने कहा लगाओ? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी मत लगाओ सर, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ी ना है, होगा तभी तो पूछा है ना। तो अभी उसकी भी बात कर लेता हूं, अगर ये रिवर्सिबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सुनेंगे उस बात को। मान लो ये रिवर्सिबली इसको हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अरे सर रिवर्सिबली टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो 100 से 0 से 100 चले गया, ये रिवर्सिबल कैसे हो गया? आपने तो कहा था कि जिनके बीच में हीट एक्सचेंज हो रही है उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, तो 100 से 0 पे चले गया। अरे 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 सुनो सुनो, वाटर कितने पर है? 0 डिग्री पे है ना। हाँ सर 0 डिग्री पे, तो जो भी इसको हीट सप्लाई कर रहा होगा उसका टेम्परेचर होगा 0 प्लस dt। ठीक है सर। अब मान लो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, कितना हो गया? t डिग्री हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा। इसका टेम्परेचर भी तुम क्या कर दोगे? t प्लस dt। समझ रहे हो? रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आएगा, बिल्कुल ये 100 0 से 100 पहुंच रहा होगा, लेकिन जो इसको हीट देने वाला है उसका भी टेम्परेचर साथ साथ तुम्हें बदलना होगा इसी तरीके से। ये भी फिर क्या होगा? 0 से कहां पहुंच जा रहा होगा? 100 प्लस dt पे पहुंच जा रहा होगा। इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? थोड़ा सा। और ऐसे फिर रिवर्स करवाना है तो उसका थोड़ा थोड़ा कम करते रहो, बस यही तो है कहानी, इसी को तो समझना था। तो रिवर्सिबली अगर इसके टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। अब ये गैस तो है नहीं, तो गैस नहीं है तो कोई बात नहीं यार, फॉर्मूला तो अपने को ये तो पता ही है, एम सी डी टी। एम सी कॉन्स्टेंट निकाल लो और टी इनिशियल से टी फाइनल, तो ये आ जाएगा एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, खत्म। एम इंटू सी, तो मास आपको दिया गया है 1 kg। स्पेसिफिक हीट तो ये आपको दे रखी है 4910, और टेम्परेचर तो 473 बाय, ओहो 373 बाय 273। बस सर पूरा तो सॉल्व करो। नहीं नहीं, मैं तो इतना ही छोड़ूंगा बस, बाकी सॉल्व करने के लिए वैल्यूज दे रखी होगी कि लॉग इसकी वैल्यू क्या लेनी है। इस तरीके से आप एंट्रोपी में चेंज निकाल सकते सर, लेकिन अगर इरिवर्सिबली करवाया होता तो हीट तो भी देखेंगे ना, तो चिंता मत करो। A gas expands adiabatically and reversibly. What is the change in entropy?
यही जीरो है तो एंट्रोपी में चेंज भी खत्म। ठीक है, हाँ जी। तो सर बात यह है कि इरिवर्सिबली अगर जा रहे होते तो क्या होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरिवर्सिबली अगर आप जा रहे हो तो आपको यह पता है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी में चेंज को इससे मतलब नहीं है कि कौन से प्रोसेस से आप गए, उसको मतलब है बस इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टेट ये है। स्टेट मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। जिस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे तुम थे और फाइनल तुम किस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे हो, यह इंपॉर्टेंट है। अब तुम कैसे गए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, पॉलीट्रॉपिक, इट डज नॉट मैटर्स एट ऑल। ठीक है सर, का मतलब फिर तो इरिवर्सिबल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता भाई। मान लो आप के पास ये सिस्टम था और ये सराउंडिंग थी, आप यहां से यहां गए ए डैश और बी डैश, और मान लो ये प्रोसेस था आपका कैसा, ये प्रोसेस था आपका इरिवर्सिबल। सर इधर से इधर हम रिवर्सिबली जा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं जा सकते, क्योंकि इधर से इधर अगर रिवर्सिबली जा सकते तो वापस भी इधर आ सकते। लेकिन मेरे भाई, ए से ए डैश, सिर्फ मैं ए की बात कर रहा हूं। हो सकता है ए की एंट्रोपी बड़ी हो या कम हुई हो। ए से ए डैश अगर आप गए हो, ठीक है, रिवर्सिबल पे गए हो, तो मैं तो कह रहा हूं यार, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ए से ए डैश अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस से चले जाता, सिर्फ बी की बात ही नहीं कर रहा सर, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई तो बी होगा, कोई ना कोई तो सराउंडिंग होगी। मैंने कहा होगी, जो भी होगी यार, उसके लिए वही टेम्परेचर डिफरेंस, वो थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेंगे ना हम। यहां सराउंडिंग ने टेम्परेचर डिफरेंस फाइनाइट रख रखा होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन नहीं हो रखा होगा। लेकिन जो हमारा सिस्टम था, इधर मैंने सिस्टम को रिवर्सिबली चेंज करवाया, उसकी एंट्रोपी में, सॉरी इरिवर्सिबल चेंज करवाया, तो ना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ना ही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। लेकिन जब मैं रिवर्सिबली चेंज करवा रहा हूं, तो ये ध्यान रखना यार, यहां पर जो अभी हमारा सराउंडिंग है ना, इस सराउंडिंग को मैं बोल देता हूं यार कुछ रिवर्सिबल वाला सराउंडिंग है ना, रिवर्सिबल वाली सराउंडिंग है, तो मुझे तो मतलब है सिर्फ ए की एंट्रोपी चेंज से। तो यहां जिस स्टेट में ए था और फाइनली जिस स्टेट में ए है, तो यहां भी इसको मैं उसी स्टेट पे ले आया, बस रिवर्सिबल प्रोसेस से। जैसे भाई अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, वो 0 से 100 ले जाना। 0 से 100 क्या तुम लेके नहीं आ सकते क्या? इरिवर्सिबली लेके आ सकते हो। पानी को तुम स्टीम से मिक्स कर दो, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में अच्छा खासा रहेगा और 0 से 100 तक जा सकता है पानी, नो डाउट, लेकिन वो इरिवर्सिबल है। और रिवर्सिबली भी तुम पानी को 0 से 100 लेके जा सकते हो। ऐसी चीज लेके आओ जिसका टेम्परेचर 0 प्लस dt और वो धीरे धीरे बढ़ती रहे। लेकिन दोनों ही प्रोसेसेस में पानी के स्टेट में तो क्या परिवर्तन आया? 0 से 100। तो जो एंट्रोपी चेंज आपको ए में यहां देखने को मिलेगा, द एंट्रोपी चेंज फॉर ए इन दिस केस एंड एंट्रोपी चेंज फॉर ए इन दिस केस, दे बोथ आर इक्वल। तो बस हमको क्या करना है? हमको यह करना है कि जिस भी चीज की बात हो रही है, उसके स्टेट में वही का वही परिवर्तन आप ला दो इरिवर्सिबल प्रोसेस से, और सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस से, रिवर्सिबल प्रोसेस से वो चेंज ला दो, और वो चेंज जो आएगा उसमें एंट्रोपी चेंज निकाल लो। जो एंट्रोपी चेंज आप निकालोगे वही ऊपर वाले के लिए भी वैलिड हो जाएगा। बोले बात नहीं समझ आई सर, मैंने कहा इधर आओ, एक एग्जांपल लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस याद है? बोले हाँ याद है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस था। पक्की बात याद है? बोले हाँ हाँ बिल्कुल याद है सर। क्या होता था इधर फ्री एक्सपेंशन में? सर फ्री एक्सपेंशन में आपने बताया था कि भाई ये, क्योंकि ये वॉल्स एडियाबैटिक है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो कोई हीट एक्सचेंज होगी नहीं। फाइनली जब गैस दोनों जगह पर भरी होगी, सिंपल सी बात है कि अपना वर्क डन जो है वो 0 रहा होगा, क्योंकि गैस फ्रीली एक्सपैंड हुई है, हीट एक्सचेंज हुआ नहीं है। इसका मतलब du भी क्या आएगा? 0 होगा। सर यहां पर टेम्परेचर इसका T0 ही रहेगा।
और अगर ये V नॉट है और ये भी अपने को V नॉट दिया गया है तो अभी पूरे गैस की वॉल्यूम 2V नॉट हो जाएगी। इनिशियल वॉल्यूम जो थी वो V नॉट थी, इनिशियल प्रेशर जो था वो P नॉट था और इनिशियल टेम्परेचर जो था वो T नॉट था। तो सर जी फाइनल टेम्परेचर आपका T नॉट रहेगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ये सब बता चुका हूं पिछले क्लास में। और फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा आपका 2V नॉट, और क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो PV इज इक्वल टू NRT से NRT कांस्टेंट हो जाएगा, तो PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो वॉल्यूम अगर डबल हो गया है तो प्रेशर जो है वो हो जाएगा आधा। इस स्टेट से ये इस स्टेट में पहुंच गया एक इररिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। फाइंड द एंट्रोपी चेंज। कोई बात नहीं, ढूंढो कोई प्रोसेस जिसमें इस स्टेट से उस स्टेट में जाया जा सके रिवर्सिबली। टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल, खत्म। कंसीडर इट एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब भूल जाओ क्या हो रहा होगा, बस हम तो ये बोलेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। गैस का ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था, ये टेम्परेचर था, और फाइनली उसके प्रेशर को आधा किया, वॉल्यूम को क्या किया, डबल किया, वो तो होगी होगी, और टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, ऐसा फाइनल। बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या आया था, याद है डेल्टा एस का फॉर्मूला? तो जीरो हो जाएगा, तो NR/ln V फाइनल बाय V इनिशियल, खत्म। NR/ln V फाइनल बाय V खत्म। NR/ln 2, ये एंट्रोपी में चेंज आया पॉजिटिव। इस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेसेस के एंट्रोपी चेंज को हम निकाल लेंगे। तो आज की कहानी होती है यहीं पे समाप्त। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब हम कल से पढ़ेंगे ऑसिलेशन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।